अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज इरशाद हुसैन एंड यू आर वाचिंग इंग्लिश विद इरशाद समझ यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट, हमने अपनी पिछली वीडियो में 8 क्लास के इंग्लिश के चैप्टर नंबर 2 आर डायलॉग की रीडिंग और ट्रांसलेशन को सीखा था और आज हम इसी चैप्टर के बाकी एक्सरसाइज और रीडिंग के दौरान आने वाले क्वेश्चन के आंसर को सीखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो क्वेश्चन है वो है हु वाज इल, कि कौन बीमार था। तो इसका आंसर हम सिंपल सा दे सकते हैं कि कासिम की जो मदर थी वो बीमार थी। कासिम्स मदर वॉज इल, सिंपल आंसर है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था हाउ विल कासिम कवर द डेफिशिएंसी इन स्टडीज़। ये हमारा क्वेश्चन था कि कासिम अपनी पढ़ाई की कमी को कैसे पूरा करेगा। तो इसका जो सिंपल सा आंसर है वो ये था कि कासिम बाकायदगी से अपनी क्लासें लेगा, मेहनत करेगा और उसका जो भाई है उसकी पढ़ाई में उसकी मदद करेगा। तो इसका हम आंसर लिखते हैं कासिम विल कवर द डेफिशिएंसी इन स्टडीज by working hard and attending his classes regularly। उसके बाद his brother will also help him in studies। तो ये इसका सिंपल सा आंसर है। कासिम विल कवर द डेफिशिएंसी इन स्टडीज़ बाय वर्किंग हार्ड एंड अटेंडिंग हिज क्लासेस रेगुलरली। हिज ब्रदर विल आल्सो हेल्प हिम इन स्टडीज़। तो उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है डज़ कासिम वांट टू मिस द एग्ज़ाम। क्या कासिम अपने इम्तिहान को मिस करना चाहता है, छोड़ना चाहता है। तो वो कासिम नहीं चाहता था छोड़ना, इसी वजह से वो वापस आया था सऊदी अरब से, इसी वजह से वो वापस आया था। तो हम इसका सिंपल सा आंसर ये ले सकते हैं। अगर आप सिर्फ नो लिख दें तो भी आपका आंसर कंप्लीट है, लेकिन अगर आप इसका मज़ीद आगे लिखना चाहें तो वो भी आप लिख सकते हैं। नो कासिम does not want to miss the exams। No, Qasim does not want to miss the exams। ये इसका आंसर हो गया। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है हु वाज हेल्पिंग कासिम इन हिज स्टडीज़। कासिम की पढ़ाई में उसकी कौन मदद कर रहा था। तो वो कौन था, आपने रीडिंग इसकी पढ़ी थी। कासिम का जो भाई था वो उसकी मदद कर रहा था। तो ये हम इसका आंसर लिखेंगे कासिम्स ब्रदर वाज हेल्पिंग हिम इन हिज स्टडीज़। ये इसका आंसर हो गया। उसके बाद आगे हम देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है ये वाला विच प्रोफेशन इज़ कासिम प्लानिंग टू अडॉप्ट इन फ्यूचर। कासिम अपने फ्यूचर में कौन से प्रोफेशन अडॉप्ट करना चाहता है, कौन से अपनाना चाहता है। तो वो मेडिसिन को अपनाना चाहता था, ये उसका जो था प्रोफेशन था। तो हम इसका आंसर लिखेंगे Qasim is planning to adopt the profession of medicine in future। तो आगे आप मज़ीद अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि अगर वो अच्छे मार्क्स हासिल करता है, इफ़ यू गेट्स गुड मार्क्स
तो बाकी तो ये वजाहत हो जाएगी। तो बहरहाल इतना आंसर कंप्लीट है। उसके बाद अगले को देखते हैं हम। बस रीडिंग के दौरान जो क्वेश्चन थे वो इतने थे। और इसके अलावा जो ग्लॉसरी है, ग्लॉसरी को हम देखते हैं। डेफिशिएंसी का मतलब होता है कमी, और इसका आप अगर सिर्फ शॉर्ट कमिंग लिख दें तो भी मीनिंग कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप सिर्फ लैकिंग कर दें तो भी इसका मीनिंग कंप्लीट है। इनमें से कोई एक याद कर लें काफ़ी रहेगा। उसके बाद अगला है हैज़ थॉट इट फिट। तो इसका सिर्फ देखें तो फिट है, तो फिट के लिए आप सिर्फ प्रॉपर ही याद कर सकते हैं। प्रॉपर, फिट, प्रॉपर, बाकी तो वैसे का वैसे ही है। उसके बाद है गो इन फॉर। तो इसका आप करें चूज़ समथिंग एज वंस कैरियर। तो ये आप तो फाइनल ही कर लें कंप्लीट, इसका शॉर्ट नहीं हो सकता। उसके बाद है पर्टिकुलरली का एक ही है स्पेशली, बस यही याद रखें। उसके बाद रिकवर्स का मतलब होता है कि जब किसी बीमारी के बाद दोबारा बंदा सेहत याब होता है तो रिकवर उसका मतलब होता है अब टू गेट बैक वंस हेल्थ। तो ये भी आप पूरा याद करें। उसके बाद एक्स्ट्रा के लिए आप सिर्फ मोर ही याद कर सकते हैं। उसके बाद फिनिश, एंड, बस यही याद रखें तो ये ग्लॉसरी हो जाएगी। उसके बाद आगे हैं फिर एक्टिविटीज़। आंसर दीज क्वेश्चंस, सवालात के जवाबात हैं, तो इनके हम आंसर देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड कासिम गो टू सऊदी अरेबिया। कासिम सऊदी अरेबिया क्यों गया था? तो वो अपने वालिदैन को मिलने गया था। तो इसका हम आंसर लिख सकते हैं कासिम वेंट टू सऊदी अरेबिया टू सी हिज पेरेंट्स। बस इतना ही आंसर। कासिम सऊदी अरेबिया अपने पेरेंट्स को मिलने गया था। तो उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन नंबर 2, वाई डिड कासिम कम बैक फ्रॉम सऊदी अरेबिया। कासिम सऊदी अरब से क्यों वापस आया था? क्योंकि उसके जो एग्ज़ाम्स थे वो करीब थे, वो उनको नहीं छोड़ना चाहता था। तो हम लिखेंगे ही केम बैक फ्रॉम सऊदी अरेबिया टू प्रिपेयर फॉर हिज एग्ज़ाम्स। तो इसका आंसर हम लिखेंगे ही केम बैक फ्रॉम सऊदी अरेबिया टू प्रिपेयर फॉर हिज एग्ज़ाम्स। ये इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट 2 सब्जेक्ट्स डज कासिम फाइंड टफ। कौन से 2 मज़ामीन उसको मुश्किल लगते थे? तो मैथ और इंग्लिश, ये 2 मुश्किल उसको लगते थे। तो हम इसका आंसर लिखेंगे ही फाइंड्स या कासिम फाइंड्स, जो भी आप लिखें। ही फाइंड्स इंग्लिश एंड मैथ रादर टफ। ये इसका आंसर हो गया। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैज़ कासिम डिसाइडेड टू डू आफ्टर हिज स्टडीज़। कासिम ने अपनी पढ़ाई के बाद क्या करने का फ़ैसला किया है? तो उसने फ़ैसला किया था मेडिसिन में जाने का। तो इसका हम आंसर लिखेंगे ही हैज़ डिसाइडेड टू जॉइन मेडिसन आफ्टर हिज स्टडीज़। ये इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला जो हमारा क्वेश्चन है, वाई डज कासिम्स अंकल थिंक दैट आवर इंग्लिश हैज़ टू बी गुड।
कासिम का अंकल चाचा क्यों सोचता है कि हमारी अंग्रेज़ी अच्छी होनी चाहिए? क्योंकि ये इंटरनेशनल ज़बान और साइंस और टेक्नोलॉजी की ज़बान बन चुकी है, यही वजह है। तो हम लिखेंगे ही थिंक्स सो बिकॉज इंग्लिश इज़ एन इंटरनेशनल language and the language of science and technology। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो उसके बाद अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। बस क्वेश्चन इसके कंप्लीट हो गए हैं, फाइनल क्वेश्चन हो गए हैं। उसके बाद है नोट ऑफ थैंक्स। नोट ऑफ थैंक्स क्या होता है कि अगर आपने किसी का कोई शुक्रिया अदा करना है, किसी ने आपके लिए कोई अच्छा काम किया है और आप उसका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, तो आप उसको एक नोट लिख सकते हैं लेटर की सूरत में। तो इसके अंदर क्या चीज़ें होती हैं? नोट ऑफ थैंक्स इंक्लूड डेट। एक तो इसके अंदर आपने प्रॉपर एक डेट लिखनी होती है, तारीख होती है। उसके बाद प्रॉपर सैल्यूटेशन। तो आपने इसके अंदर सैल्यूटेशन देनी है, जैसे डियर फ्रेंड, डियर अहमद, जैसे नीचे ये एक सैंपल दिया गया है। उसके बाद बॉडी होती है कि आपने किस तरह उनका जो है थैंक्स करना है, शुक्रिया अदा करना है। और उसके बाद कोई प्रॉपर क्लोजिंग होनी चाहिए, इख्तिताम होना चाहिए, और एंड पे अपने सिग्नेचर होने चाहिए। जैसे ये आपके सामने सैंपल है। डियर अहमद, हाउ थाटफुल ऑफ यू टू थिंक ऑफ मी ऑन माई बर्थडे। I truly appreciate the what you gave and want you to know that every time I wear it, I will think of you. Thank you so much for your kind gift. Yours sincerely, Ali Muhammad। और आगे डेट है। तो उसके बाद है वन ऑफ कासिम फ्रेंड prepared notes for him in the subjects of maths and English while Qasim was on leave. Qasim should write a note of thanks to him। हेल्प कासिम इन राइटिंग अ नोट ऑफ थैंक्स। कि कासिम जब छुट्टियों पे था तो उसके किसी एक दोस्त ने मैथ और इंग्लिश के कुछ नोट्स उसके लिए प्रिपेयर किए थे, और कासिम अब उसका शुक्रिया अदा करना चाहता है। तो शुक्रिया के लिए नोट्स लिखने में कासिम की आपने मदद करनी है। तो इसके लिए हम इसको प्रिपेयर करते हैं कि कैसे हम इसको लिखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल न्यू पेज से ही स्टार्ट कर देते हैं। आंसर, उसके बाद हम लिखने जा रहे हैं नोट ऑफ थैंक्स। नोट ऑफ थैंक्स। उसके बाद नीचे आप जाएंगे, आप लिखेंगे, जिसको आप लिख रहे हैं उसका नाम लिखेंगे, जैसे माई डियर, आगे उसका नाम जो भी है। माई डियर अली, अली लिख देते हैं, माई डियर अली। उसके बाद नीचे I was on leave as I had gone to Saudi Arabia। I was worried that some important topics of the subjects of math and English were taught in the days I remained absent, and how could I
I know about them, but when you gave me the notes of these topics, I was really pleased. I heartily thank you for the trouble taken by you. You have actually proved yourself to be my best friend. I shall ever remember this act of kindness on your part, especially when the annual examination are fast approaching। और उसके बाद आप इसको फुल स्टॉप कर देंगे और उसके बाद नीचे लिखेंगे आप, यानी जो लिखने वाला है, कासिम लिखने वाला है इस लेसन के अंदर, तो लिखेंगे मोहम्मद कासिम, मोहम्मद कासिम। और नीचे आप कोई डेट लिख देंगे, जिस डेट को आप वो उसको नोट लिख रहे हैं। जैसे मैं लिख देता हूँ 20 जनवरी 2021। तो इस तरह नोट प्रिपेयर हो गया है। उसके बाद नेक्स्ट, इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और देखकर लिख भी सकते हैं याद करने के लिए। उसके बाद आगे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। प्रोवाइड द करेक्ट टेंस इन द ब्लैंक्स यूजिंग द वर्ब गिवन विद इन ब्रैकेट्स विद हैव और हैज़। तो एग्जाम्पल आगे फिल इन द ब्लैंक्स हैं, इनको हम देखते हैं। एक एग्जांपल है, आपने इसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के रूल से ही फिल करना है, यानी एक तो आपने हैज़ और हैव का इस्तेमाल करना है और साथ ही आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करनी है। दे डैश फ्रॉम इंग्लैंड बाई प्लेन जस्ट नाउ, तो दे के साथ हम हैव लगाते हैं और अराइव की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, अराइव्ड बनेगा। तो इस तरह दे हैव अराइव्ड फ्रॉम इंग्लैंड बाई प्लेन जस्ट नाउ। ये तो एग्जांपल थी। और बाकी हम देखते हैं वी के साथ हम लगाते हैं हैव और साथ जो वॉच है इसकी थर्ड फॉर्म लगाएंगे। तो ये बनेगा वी हैव वॉच्ड एन एक्साइटिंग फुटबॉल मैच टुडे। तो ये वॉच्ड बन जाएगा थर्ड फॉर्म। उसके बाद अगली जो फिल इन द ब्लैंक है उसमें हमने लगाना है द क्लॉक सिंगुलर है, इसी वजह से हम हैज़ लगाएंगे। द क्लॉक हैज़ और स्ट्राइक की थर्ड फॉर्म स्ट्रक, द क्लॉक हैज़ स्ट्रक 5। उसके बाद द गार्डनर सिंगुलर है, हैज़ लगाएंगे, द गार्डनर हैज़। उसके बाद मूव, इसकी थर्ड फॉर्म मूव्ड, द गार्डनर हैज़ मूव्ड द लॉन आफ्टर अ लॉन्ग टाइम टुडे। उसके बाद आगे है यू एवर डैश इन द रिवर, क्योंकि क्वेश्चन है तो क्वेश्चन के लिए हम जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसको स्टार्ट में लिखते हैं और यू की वजह से हम हैव लगाएंगे। हैव यू एवर और स्विम स्वैम स्वम, ये थर्ड फॉर्म लगाएंगे स्वम, हैव यू एवर स्वम इन द रिवर। उसके बाद दिस मिल्क,
उसके बाद ये सिंगुलर है मिल्क, तो हम हैज़ लगाएंगे, दिस मिल्क हैज़। गो की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, गॉन, हैज़ गॉन सो, वी कॉन्ट ड्रिंक इट। उसके बाद नेक्स्ट है द बुचर, फिर सिंगुलर है, द बुचर हैज़। और स्लाटर, इसकी आप थर्ड फॉर्म लगाएंगे, स्लाटर्ड अ काउ फॉर द मीट, द बुचर हैज़ स्लाटर्ड अ काउ फॉर द मीट। ही, फिर ये सिंगुलर है तो हम हैज़ लगाएंगे, ही हैज़ पब्लिश्ड, थर्ड फॉर्म ऑफ बुक्स दिस ईयर्स। उसके बाद आई के साथ हम हैव लगाते हैं, आई हैव नॉट सीन डैश जाहिद सिंस ही वाज 14। तो इस तरह आई हैव और सी की थर्ड फॉर्म सीन। वी डैश द मैच विन, वी के साथ हम हैव लगाते हैं, वी हैव वन द मैच। उसके बाद आगे जो लास्ट है और थर्ड है नौशीन, सिंगुलर है तो हम इसके साथ हैज़ लगाते हैं, नौशीन हैज़ फिनिश्ड, नौशीन हैज़ फिनिश्ड हर नीटिंग एंड इज़ नाउ गोइंग टू रीड अ स्टोरी बुक। तो फिनिश का आप थर्ड लगाएंगे, थर्ड फॉर्म लगाएंगे, फिनिश्ड। तो इस तरह ये फिल इन द ब्लैंक्स फाइनल हो गई। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, कलेक्टिव नाउन। ये इसमें जमा होता है जिसमें जो इज्तमा को ज़ाहिर करे, मजमूए को ज़ाहिर करे, उसको हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन। जैसे अ क्राउड इज़ अ लॉट ऑफ मैन वुमेन्स एंड चिल्ड्रंस। क्राउड क्या होता है, क्राउड के अंदर कोई एक बंदा दो नहीं होते, बल्कि बहुत ज़्यादा लोग होते हैं, जिसमें वुमेन्स भी होती हैं और मेंस भी होते हैं, इसी तरह चिल्ड्रंस भी होते हैं। जब बहुत ज़्यादा लोग होते हैं तो फिर हम कहते हैं कि ये एक क्राउड है। इसी तरह कटलरी इज़ अ लॉट ऑफ नाइव्स फॉर्क्स एंड स्पून्स। ये भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, चम्मच हो गए, चाकू हो गए, छुरियाँ वगैरह। तो ये इस तरह हम कलेक्टिव नाउन बनाते हैं। अब पहला देखें, नाउ गिव 3 एग्जांपल्स फॉर ईच ऑफ दीज इन द सेम वे। इसी तरीके से आपने इन तीनों के एग्जांपल्स देने हैं, यानी कलेक्टिव नाउन से आपने फिल करना है। क्लॉथ्स आर अ लॉट ऑफ डैश डैश एंड डैश। कपड़ों के अंदर क्या चीज़ें आ सकती हैं, कपड़ों के अंदर हम शर्ट्स, पैंट, ट्राउज़र वगैरह ये चीज़ें लिख सकते हैं। तो हम पहले लिखेंगे, इधर पैंट लिख देंगे और शर्ट लिख देंगे, शर्ट्स, पैंट्स, शर्ट्स एंड ट्राउज़र्स। उसके बाद नेक्स्ट है, फर्नीचर इज़ अ लॉट ऑफ डैश डैश एंड डैश। फर्नीचर के अंदर क्या कुछ आ सकता है, तो चेयर्स हम लिख सकते हैं, चेयर्स आएंगी और टेबल्स आएंगी, इसके साथ सोफ़ाज़ आएंगे, तो ये फर्नीचर का कलेक्टिव बन जाएगा। उसके बाद है, पोल्ट्री आर अ लॉट ऑफ डैश। अब पोल्ट्री क्या होता है, जो परिंदों का फार्म वगैरह हो, पोल्ट्री होती है, तो उसके अंदर कॉक्स, हैंस, चिकन्स, मुख्तलिफ परिंदों का नाम लिखे जा सकते हैं। उसके बाद कैटल्स, ये मवेशी होते हैं, मवेशी के अंदर क्या चीज़ें आ सकती हैं, कॉज होती हैं, शीप होती हैं, गोट्स होती हैं, बफेलोज आ सकती हैं। तो हम इधर लिखेंगे कॉज, इधर शीप्स। शीप की सिंगुलर और प्लूरल एक ही होती है, शीप, शीप के साथ ऐसे नहीं लगाना। उसके बाद गोट्स। इसी तरह स्टेशनरी इज़ अ लॉट ऑफ, स्टेशनरी के अंदर नोटबुक्स आ सकती हैं, पेन्स आ सकती हैं, पेंसिल आ सकती हैं, ये चीज़ें होती हैं। तो उसके बाद आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, एडवर्ब। एडवर्ब के क्या होता है, एन एडवर्ब इज़ ऑफन यूज टू मॉडिफाई अ वर्ब, एडजेक्टिव आर एन अदर एडवर्ब। एडवर्ब इसको उर्दू में हम मुताल्लिक़ फ़ेल बोलते हैं, ये किसी वर्ब, किसी एडजेक्टिव या किसी दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करता है। तो आगे एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल है, ही कैन रन क्विकली। अब जो क्विकली है ये एडवर्ब है, यानी ही कैन रन, वो दौड़ सकता है। कैसे दौड़ सकता है, क्विकली दौड़ सकता है, तो इसने वर्ब को मज़ीद मॉडिफाई किया है। इसी तरह शी राइट्स, वो लिखती है, कैसे लिखती है, नीटली, तो ये एडवर्ब होगा। तो एडवर्ब की आप मज़ीद अगर फुल डिटेल से वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल के अंदर जाकर ग्रामर के सेक्शन में आप देख सकते हैं, या फिर मैं इसको एंड स्क्रीन पे भी लगा दूंगा, या फिर आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके भी इसको देख सकते हैं। तो उसके बाद आगे लेट्स लर्न अबाउट सम एडवर्ब।
एडवर्ब ऑफ मैनर। अब एडवर्ब ऑफ मैनर क्या होते हैं? जो किसी मैनर को ज़ाहिर करते हों कि कोई काम अगर हुआ है तो किस अंदाज से हुआ है, इस चीज़ को ज़ाहिर करने के लिए एडवर्ब ऑफ मैनर इस्तेमाल होता है। और एडवर्ब ऑफ मैनर मोस्टली एल वाई पे इख्तिताम इसका होता है। दे टेल अस द वे पीपल डू थिंग्स। आगे एग्जांपल हैं, ही हैज़ अराइव्ड सेफली। अब सेफली एडवर्ब ऑफ मैनर है। द सोल्जर फॉट ब्रेवली, ब्रेवली एडवर्ब ऑफ मैनर है। और उसके बाद अगली इसकी जो काइंड है, एडवर्ब की वैसे तो 3 से ज़्यादा किस्में हैं, लेकिन आपके इस कोर्स के अंदर जो है वो हैं 3, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस। मैनर क्या होता है? जो किसी अंदाज को ज़ाहिर करता हो कि कोई काम अगर हुआ है तो किस अंदाज से हुआ है, उसको मैनर बोलते हैं। जैसे ही हैज़ अराइव्ड सेफली, सही सलामत वो पहुंचा है। और जो वक्त को ज़ाहिर करे वो एडवर्ब ऑफ टाइम होगा। तो इधर एग्जांपल है, देखें, दे टेल अस अबाउट द टाइम व्हेन द एक्शंस टुक प्लेस, कि किसी काम के होने का ये वक्त को ज़ाहिर करते हैं। जैसे मे आई डू माई होमवर्क, मे आई डू माई वर्क लेटर। अब लेटर बाद में वक्त को ज़ाहिर करता है। और इसी तरह अहमद हैज़ जस्ट अराइव्ड, जस्ट अभी अभी, ये वक्त को ज़ाहिर कर रहा है, एडवर्ब ऑफ टाइम होगा। तो उसके बाद जो इसकी थर्ड किस्म है वो है एडवर्ब ऑफ प्लेस। दे टेल अस अबाउट द प्लेस वेयर द एक्शन वॉज टेकन। तो ये प्लेस को ज़ाहिर करते हैं। क्या है एग्जाम्पल, ही इज़ हेयर फॉर द हॉलीडे। हेयर यहाँ एक जगह है, अपनी तरफ इशारा कर रहा है। इसी तरह इट्स ट्रेनिंग, लेट्स गो इनसाइड, इनसाइड अंदर चलना जगह को ज़ाहिर करता है, जगह की तरफ इशारा है। तो जो प्लेस को ज़ाहिर करें वो एडवर्ब ऑफ प्लेस, जो जगह को ज़ाहिर करते हों। तो क्लियर है, जो किसी काम के अंदाज को ज़ाहिर करें वो एडवर्ब ऑफ मैनर, जो किसी वक्त को ज़ाहिर करें वो एडवर्ब ऑफ टाइम, और जो किसी जगह को ज़ाहिर करें वो एडवर्ब ऑफ प्लेस। उसके बाद है चेंज द फॉलोइंग एडजेक्टिव्स टू एडवर्ब। एडवर्ब में कैसे तब्दील करेंगे? स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्गली बनाएंगे, ब्रेव से ब्रेवली बनाएंगे, और सॉफ्ट से सॉफ्टली बनाएंगे, क्वाइट से क्वाइटली बनाएंगे, और स्लो से स्लोली बनाएंगे। उसके बाद है अंडरलाइन द एडवर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। मंदरजा झैल फ़िक्रात को के अंदर जो एडवर्ब इस्तेमाल किए गए हैं उनको अंडरलाइन करना है। तो अहमद यू कैन स्टे आउटसाइड। अब देखें तो ये आउटसाइड एक एडवर्ब ऑफ प्लेस है, एडवर्ब ऑफ प्लेस। कम हेयर, हेयर ये एडवर्ब है और एडवर्ब ऑफ प्लेस है। उसके बाद द सन इज़ शाइनिंग ब्राइटली, ब्राइटली ये एडवर्ब है और एडवर्ब ऑफ मैनर है। उसके बाद द ओल्ड मैन इज़ वॉकिंग स्लोली, स्लोली एडवर्ब है और एडवर्ब ऑफ मैनर। और सना अराइव्ड लेट, लेट ये वक्त को ज़ाहिर कर रहा है, एडवर्ब ऑफ टाइम। उसके बाद इट रेन्ड हैवीली लास्ट नाइट। अगर देखें तो ये जो हैवीली है ये मैनर है, और लास्ट नाइट ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। उसके बाद प्लीज़ पुट द कप्स देयर, देयर ये प्लेस को ज़ाहिर कर रहा है। उसके बाद आगे हम देखते हैं फ्रॉम दीज सेंटेंसेस स्पीक आउट द एडवर्ब ऑफ टाइम, प्लेस एंड मैनर्स एंड राइट देम इन द राइट कॉलम्स। तो इनको राइट कॉलम्स में आपने लिखना था, तो अभी आपको बता दिया गया है कि कौन सा प्लेस है, कौन सा टाइम वाला है और कौन सा मैनर वाला है। तो आप इनके रेलिवेंट बॉक्स में लिख देंगे। उसके बाद है पिक आउट एट लीस्ट 5 एडवर्ब फ्रॉम द लेसन एंड मेक सेंटेंसेस फ्रॉम देम। तो इनके हम सेंटेंस बनाते हैं। तो जो हम अपने लेसन में जाकर देखेंगे, कोई से हम इनको पिक करेंगे और उनसे हम फिर सेंटेंसेस बना देंगे। तो पहला जो है हम देयर को ले लेते हैं, देयर क्योंकि इस लेसन के अंदर इस्तेमाल हुआ है। तो देयर,
देयर का आप कोई सा सेंटेंस बना सकते हैं। ही वॉज सिटिंग देयर। उसके बाद अगला आप पर्टिकुलरली एक लफ्ज़ आया था, पर्टिकुलरली, इसका आप फिर सेंटेंस बनाएंगे। आई लव माई एल्डर्स पर्टिकुलरली माई पेरेंट्स। उसके बाद अगला आप नाउ को ले लें। नाउ का द गर्ल इज़ रीडिंग अ बुक नाउ। उसके बाद आगे आप एक रेगुलरली ले लें। आई गो टू स्कूल रेगुलरली। उसके बाद और आप सर्टेनली ले लें। सर्टेनली को आप ले सकते हैं। सर्टेनली का आप सेंटेंस बना दें। द मुस्लिम्स certainly believe in one Allah। तो ये सेंटेंस बन गए। कितने बन गए? 1 2 3 4 5, 5 पूरे हो गए। उसके बाद आगे व्हाट वर्ड इज़ यूज्ड फॉर, कि कौन सा लफ्ज़ इनके लिए इस्तेमाल होता है। जैसे एग्जांपल क्या है, वन हु स्पीक्स, वो जो बोलता है स्पीकर कहलाता है। इसी तरह वन हु टीचेस, तो वो टीचर कहलाता है, टीचर। वन हु बाइज, तो वो बायर कहलाता है। वन हु सेल्स, सेलर होता है। वन हु एक्ट्स, एक्टर। वन हु प्लेज, प्लेयर। वन हु ऑपरेट्स, ऑपरेटर। वन हु सिंग्स, सिंगर। वन हु राइट्स, राइटर। वन हु चैलेंजेस, वो चैलेंजर होता है। वन हु रीड्स, रीडर। वन हु लाइज, लॉयर होता है। वन हु लाइज, लॉयर। तो ये हमने नाउन बना लिए। उसके बाद जो एक बहुत ही अहम क्वेश्चन है वो है चेंज द नरेशन ऑफ द फॉलोइंग। नरेशन चेंज करनी है, तो इसके लिए आप नरेशन की मेरी एक प्लेलिस्ट है, उसको भी आप जाकर देख सकते हैं। इसकी पूरी तफसील के लिए आप वो ज़रूर प्लेलिस्ट विज़िट करें, और बाकी इसको हम शॉर्टकट इधर कर लेंगे कि कैसे हमने करना है। कासिम सैड, कासिम ने कहा, आई हैव जस्ट कम बैक फ्राम सऊदी अरेबिया, कि मैं अभी अभी सऊदी अरब से वापस आया हूँ। अब देखें, क्योंकि ये जो नरेशन होती है, एक होती है डायरेक्ट स्पीच और दूसरी होती है इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच का मतलब ये होता है कि आमने सामने जब दो बंदे आपस में गुफ्तगू करते हैं, वो एक दूसरे से डायरेक्ट कर रहे होते हैं। लेकिन जब हम बीच में कोई मीडियम इस्तेमाल कर लें या कोई और बंदा इस्तेमाल कर लें कि ये पैगाम उस तक पहुंचा दें, तो फिर वो इनडायरेक्ट हो जाती है। तो इनडायरेक्ट साफ ज़ाहिर है कि वो जो बंदा होगा वो अपने ही अल्फाज में पैगाम को पहुंचाएगा, इसलिए कुछ ख़ास तब्दीलियां होती हैं। वो ख़ास तब्दीलियां आप जानने के लिए मेरी नरेशन की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, और वहाँ जाकर लाजमी आपने देखना है। बाकी जो इनको कन्वर्ट करना है वो अभी हम कर लेते हैं। कासिम सेड, आई हैव जस्ट कम बैक फ्राम सऊदी अरेबिया। तो हम आते हैं, इसका जो हम बनाएंगे नरेशन का, कासिम सेड आई हैव जस्ट कम बैक फ्राम सऊदी अरेबिया, यही था ना। तो जो इसका इनडायरेक्ट बनेगा, इनडायरेक्ट वो बनेगा कासिम सेड दैट। इन्वर्टेड कामाज को रिमूव करके दैट लगाया जाता है। दैट ही
हैज़ जस्ट कम बैक फ्रॉम सऊदी अरेबिया। आई हैव जस्ट कम बैक फ्रॉम सऊदी अरेबिया, तो इसका इनडायरेक्ट बनाया है कासिम सेड दैट ही हैज़ जस्ट कम बैक फ्रॉम सऊदी अरेबिया। तो हैज़ को हैड में तब्दील करेंगे। कासिम सेड दैट ही हैड जस्ट कम बैक फ्रॉम सऊदी अरेबिया। तो उसके बाद आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्या है हमारा, अंकल टोल्ड मी दैट ही वॉज गोइंग टू इस्लामाबाद। तो इसको ये पहले से ये इनडायरेक्ट में है, इसको हम डायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे। ये बनेगा अंकल सेड टू मी इन्वर्टेड कामास ही इज़ गोइंग टू इस्लामाबाद। ये पहले से इनडायरेक्ट में है, इसको हम डायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे। क्या था, अंकल टोल्ड मी, अंकल said to me inverted commas I am going to Islamabad। और इन्वर्टेड कॉमास क्लोज करके फुल स्टॉप लगा देंगे। उसके बाद अगले को देखते हैं, कासिम सेज। और जब पहले इसे को हम कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच, और जो इस कामास के अंदर होता है ये रिपोर्टेड स्पीच होता है। अगर रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में है तो जो रिपोर्टेड पार्ट है इसके अंदर टेंस तब्दील नहीं होता। ये आप तफसील से प्लेलिस्ट देख सकते हैं। तो हम कहेंगे कासिम says he is happy that his brother has started helping him। Qasim says that he is happy that his brother has started helping him, और एंड पे फुल स्टॉप लगा देंगे। उसके बाद है अंकल सेड हाउ इज़ योर मदर नाउ। इसको हम बनाएंगे अंकल आस्क्ड हाउ माई मदर वाज देन। अंकल आस्क्ड how my mother was then। तो ये इनडायरेक्ट बन गया। उसके बाद कासिम सेज शी इज़ फाइन नाउ। अब इसके अंदर देखें ये फिर प्रेजेंट आ गया, तो इसका हम टेंस तब्दील नहीं करेंगे। ऊपर पास था तो हमने टेंस तब्दील कर दिया था। तो कासिम सेज शी इज़ हैप्पी नाउ, क्योंकि इसका हम प्रोनाउन तब्दील नहीं करेंगे। इसकी वजह यह है कि थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता। तो इनडायरेक्ट कासिम सेज शी इज़ फाइन नाउ, ऐसे ही था। कासिम सेज कासिम सेज दैट शी इज़ फाइन नाउ। कासिम सेज दैट शी इज़ फाइन नाउ। उसके बाद ये आपका पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। और इसके अलावा आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आपने ये जो नरेशन है, नरेशन के पार्ट को लाजमी आपने प्लेलिस्ट में जाकर
ज़रूर देखना है, क्योंकि ये कुछ लेंथी टॉपिक है। यही वजह है कि मैंने यहाँ पे शॉर्टकट करने की कोशिश की है कि ये वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो जाए। और ये चीज़ जो है नरेशन वाली, ये वाइट बोर्ड पे समझाने वाली है, और ये ऑनलाइन यहाँ पे स्क्रीन पे नहीं समझाई जा सकती। यही वजह है कि मैंने बस शॉर्टकट आपको आंसर तो कर दिए हैं। बाकी आप इनके लेक्चर समझने के लिए प्लेलिस्ट नरेशन के डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कन्वर्ट करने के लिए मैंने पूरा एक कोर्स बनाया हुआ है। मेरे ख्याल में कोई 8, 9 या 10 वीडियो होंगी। वो आप देखेंगे तब जाके आपको समझ आएगी कि कहाँ पे हमने टेंस तब्दील करना है, कहाँ पे हमने प्रोनाउन को तब्दील करना है, और कौन सा टेंस किस टेंस में तब्दील होता है। तो ये कंप्लीट तफसील आप वहाँ जाकर ज़रूर देखना। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।